ओके गाइस, तो हम लोग एसी पढ़ रहे थे ना। तो आरएमएस वैल्यू आपको पढ़ा दिए थे, एवरेज वैल्यू पढ़ा दिए थे। कल वीडियो आपको नहीं मिला होगा क्योंकि हम थे नहीं, तो आज मिलेगा। तो एसी में आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू ये सारी वैल्यू आपको पढ़ा दी, कैसे निकालते हैं इनके न्यूमेरिकल में आपको बता दिया। ठीक है, तो अब बात करेंगे एसी सर्किट की। किसकी बात करेंगे? एसी सर्किट की। ठीक है, तो पहले जो मेन सर्किट है वो तीन है। ठीक है, कितने सर्किट है? तीन। तो एक है प्योर रेजिस्टिव सर्किट, दूसरा है प्योर इंडक्टिव सर्किट, तीसरा है प्योर कैपेसिटिव सर्किट। मेरी बात का मतलब समझिए। प्योर का मतलब शुद्ध प्रतिरोध है, शुद्ध इंडक्टर है, शुद्ध कैपेसिटर है। शुद्ध इंडक्टर और शुद्ध कैपेसिटर का मतलब क्या होगा कि शुद्ध इंडक्टर का मतलब ये होता है कि जिसमें प्रतिरोध ना हो, मतलब वहां कोई लीकेज करंट ना फ्लो हो रही है। ठीक है, या शुद्ध कैपेसिटर का मतलब है कि जिसमें कोई भी रेजिस्टेंस ना हो, उसमें भी कोई लीकेज करंट ना फ्लो हो रही है, तो उसे शुद्ध कहा जाता है। दैट मीन्स इसमें कोई रेजिस्टेंस ना हो। फिलहाल ऐसा पॉसिबल नहीं है लेकिन माना जाता है। ठीक है, तो ये तीन सर्किट है। अब इन्हीं के कॉम्बिनेशन से इनको कितने तरीके से जोड़ा जाता है, तो इसके आधार पर भी सर्किटों का वर्गीकरण होता है। ये देखिए कैसे, ये नोट हो गया? देखिए, आफ्टर कॉम्बिनेशन एसी सर्किट, आफ्टर कॉम्बिनेशन एसी। तो कॉम्बिनेशन दो तरीके का आप करोगे, एक सीरीज करेंगे और दूसरा क्या करेंगे? पैरेलल करेंगे। ठीक है, तो एक आएगी एसी सीरीज सर्किट और एक आएगी पैरेलल एसी सर्किट। ठीक है, एक आएगी एसी सीरीज सर्किट और दूसरी आएगी एसी पैरेलल सर्किट। तो एसी सीरीज सर्किट में क्या होता है? ठीक है, होता है आरएल सर्किट, फिर आरसी सर्किट, फिर एलसी सर्किट, फिर आरएल सर्किट हो गया, आरसी सर्किट हो गया, एलसी सर्किट हो गया। अब तीनों एक साथ जोड़ लो, आरएल सी एसी सीरीज सर्किट। तो बच्चा इतनी सीरीज सर्किट पढ़नी है और उसके बाद में पैरेलल सर्किट पढ़नी है। ठीक है, नोट करिए फटाफट। चले, अब पहली सर्किट पढ़ते हैं, प्योर रेजिस्टिव सर्किट। इससे पहले तीन चीजों को हमें समझना है। ठीक है, तीन चीजों को हमें समझना है। एक होता है इन फेज, पहला पॉइंट। दूसरा लैग, लैग होता है। और तीसरा लीड होता है। ये समझ जाइए। आप जान लीजिए कि इसी हमने बहुत कुछ हद तक सीख लिया। ठीक है,
तो बेटा किसी सर्किट में जब एसी सप्लाई प्रयुक्त की जाती है तो वोल्टेज और करंट को थोड़ा सही करिए तब देखते हैं। ओके, तो समझिए कि इन फेज क्या है, लैग क्या है, लीड क्या है और लैगिंग क्या है। तो इन्हीं चीज को समझना है। देखो बेटा सही तरीके से दिखाता हूँ। तो पहली बात अगर करें हम कि भैया वोल्टेज का समीकरण दिया है V इक्वल टू बी एम साइन ओमेगा टी। मेरी बात को समझिए, जब किसी सर्किट में आप एसी सप्लाई प्रयोग करते हो तो उसमें वोल्टेज और करंट, जब वहां करंट फ्लो होती है तो दोनों का फेज शिफ्ट होता है। तो दोनों के गमन पथ में जो अंतर आएगी वही है कलांतर। दोनों के गमन पथ में जितने एंगल का अंतर आएगी वही है क्या, कलांतर। तो उसी कलांतर के अनुसार हम बताते हैं कि वोल्टेज आगे चल रहा है या करंट पीछे चल रही है, या वोल्टेज आगे चल रहा है या करंट पीछे चल रही है, करंट आगे चल रहा है कि वोल्टेज पीछे चल रही है, इन सारी चीजों को जानना है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए एक इक्वेशन लिखा गया V इक्वल टू बी एम साइन ओमेगा टी। अगर आपके पास करंट का भी इक्वेशन ऐसे दिया जाए कि I इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, तो यहाँ पे क्या कोई अंतर दिख रहा है आपको? कोई अंतर दिख रहा तो बताओ। जो अंतर होगा आगे पीछे कहीं ना कहीं जुड़ेगा, लेकिन यहाँ और यहाँ में कोई अंतर अगर नहीं दिख रहा है तो इसको हम कहेंगे कि भैया ये तो सेम सेम है। कहने का मतलब अगर वोल्टेज ऐसे चल रहा है तो इसी दिशा में धारा भी ऐसे चल रही है। वेक्टर डायग्राम की कहानी हो गई। जब हम वेव शेप की बात करें तो वेव शेप में देखेंगे कि भैया ये वोल्टेज चल रहा है ना, ऐसे ही ये आपकी करंट भी चल रही है, ऐसे ही करंट भी चल रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये वोल्टेज है तो ये क्या होगी, ये करंट। यही समझना है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस अवस्था पे या जिस समय पे वोल्टेज आपका मैक्सिमम मान प्राप्त कर रहा है उसी समय पे करंट भी आपका मैक्सिमम मान प्राप्त कर रही है। जिस समय पे वोल्टेज आपका जीरो हो रहा है उसी समय करंट भी आपकी जीरो हो रही है। इसलिए हम कहेंगे कि ये दोनों सेम फेज में है। क्या बोलेंगे कि ये दोनों क्वांटिटियां सेम फेज में है। मेरी बात समझ में आ गई? सेम फेज में है मतलब इसमें कोई कलांतर नहीं है, इसमें कोई कलांतर नहीं। बेटा ये बहुत कायदे से समझना, कलांतर नहीं है। बात क्लियर हो गई? ठीक, जैसे ही वोल्टेज आपका चल रहा था यहाँ, वैसे डिट्टो देखो यहाँ करंट भी वैसे ही चल रही है। मतलब जिस दिशा में वोल्टेज है उसी दिशा में करंट। ठीक, तो इसको वेक्टर डायग्राम से समझेंगे तो ये हो गया, वेव शेप से ये समझेंगे तो ये हो गया। अब अगर हमको कहीं ऐसे दो इक्वेशन मिल जाएंगे तो हम क्या कहेंगे कि बोथ आर इन सेम फेज, दोनों समान कला में है। कहने का मतलब ना तो उसमें उनके कहीं कुछ अंतर आ रहा है, ना ही दूसरी क्वांटिटी में कोई अंतर आ रहा है। एक कहानी हो गई। अब दूसरी सुनिए। चले, अब देखो बेटा, अगर हम इसी को दूसरे तरीके से समझाएं, अब हम इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, ठीक है, सेम फेज की कहानी कुछ ज्यादा नहीं है। कहानी जो है वो अब बदलते हैं। देखिए, अगर कोई वोल्टेज का इक्वेशन आपके पास ये दिया है, करंट का इक्वेशन दे दिया आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ठीक, क्या दे दिया, पाई बाई टू। तो अब यहाँ दोनों इक्वेशन को जरा देखिए कि ये भैया ओमेगा टी है, ये ओमेगा टी, लेकिन ओमेगा टी से पाई बाई टू क्या माइनस हो रहा है। माइनस का मतलब पीछे हो रहा है। ठीक, माइनस का मतलब पीछे हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि अगर हम वेव की बात, वेक्टर डायग्राम की बात करें तो ये अगर आपका वोल्टेज है,
अब इसका मतलब ये हुआ बेटा कि वोल्टेज अगर हम इस तरीके से ले रहे हैं, ठीक है, तो करंट, अब यहाँ से देखो वोल्टेज को अगर रेफरेंस, सबसे बड़ी बात है रेफरेंस को देखना, रेफरेंस को देखोगे, अभी मैं दोनों चीजें दिखाऊंगा। वोल्टेज, पहला रेफरेंस हम किसको मान रहे हैं, वोल्टेज को मान रहे हैं, वोल्टेज को हमने रेफरेंस लिया तो करंट की पोजीशन को दिखाएंगे किसके थ्रू, वोल्टेज के रेफरेंस के थ्रू। तो करंट की पोजीशन क्या दिखा रही है, अगर वोल्टेज को हमने ऐसे ले लिया तो करंट क्या दिख रही है, 90 डिग्री ये पीछे है, 90 डिग्री ये, माइनस का मतलब पीछे, लैग समझिएगा, और प्लस का मतलब लीड समझिएगा। तो इसका मतलब माइनस है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम ऐसे इनको बनाएं तो ये जो एंगल आया π/2 का, ये, तो ये दिशा किसको रिप्रेजेंट करेगी, करंट, ठीक है। ये पीछे वोल्टेज को रेफरेंस माना और करंट की स्थिति को दिखाया, तो इस इक्वेशन से वोल्टेज के सापेक्ष, तो ये बात समझ में आई बेटा, मतलब हम वोल्टेज को रेफरेंस मान के करंट की स्थिति दिखाएंगे तो ये फिगर बनेगा। अब जरा करंट को यहीं समझिएगा, यहीं अगर समझ गए तो मामला पूरा ओके। अब अगर कहा जाए कि करंट की स्थिति जरा बताइए, करंट की स्थिति, करंट को रेफरेंस माना जाए तब वोल्टेज की स्थिति बताइए। तो देखो मैं करंट को रेफरेंस पे ले लिया, मान लीजिए आई हो गया। अब इसी चीज को उल्टा चल रहा हूं करना, करंट को मैंने रेफरेंस ले लिया, मान लीजिए आई हो गया। तो जब हम करंट को रेफरेंस यानी इसको यहां ले लिए, तो ये वाला जब ऊपर जाएगा ना 90 डिग्री, तो ये वोल्टेज क्या हो जाएगा, अब ऐसे आ जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे, ये एंगल हो गया क्या, π/2 या 90, ठीक। तो अब यहां से देख के क्या लग रहा है कि करंट से वोल्टेज 90 डिग्री आगे है, ये बोलोगे ना। यहाँ क्या बोल रहे थे कि वोल्टेज से करंट 90 डिग्री पीछे है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, बस रेफरेंस की कहानी है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, बस रेफरेंस की कहानी है कि वोल्टेज को रेफरेंस माना तो करंट की पोजीशन को देखा कि करंट 90 डिग्री क्या है, पीछे, या तब करंट को अगर रेफरेंस मान ले तो वोल्टेज की स्थिति को क्या बताया, 90 डिग्री आगे। जैसे कहा जाए विमल इंदु, इंदु जो है, इंदु, आई फॉर इंदु, विमल से 90 डिग्री पीछे है, या कहा जाए इंदु जो है, तो सॉरी विमल जो है इंदु से 90 डिग्री आगे है, बात तो एक ही है ना, लेकिन बनाने का तरीका अलग हो जाएगा बेटा। तो यहाँ बोलेंगे कि वोल्टेज, करंट जो है वो वोल्टेज से 90 डिग्री लैग कर रही है, लेकिन यहाँ बोलेंगे करंट से वोल्टेज 90 डिग्री लीड कर रही है। अगर इनके इक्वेशन को अब लिखें हम, तो इनका इक्वेशन हो जाएगा I = Im sin ओमेगा टी, ये पहला करंट का इक्वेशन, वोल्टेज का इक्वेशन हो जाएगा Vm sin ओमेगा टी प्लस π/, मेरी बातें समझ में आई, लीडिंग लैगिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। मतलब यहाँ पे अगर हम इसको रेफरेंस मान के इसकी स्थिति देख रहे हैं तो यहाँ करंट लैग कर रही है, ठीक है, वोल्टेज से करंट लैग कर रही है। लेकिन अगर हम यहाँ की स्थिति देखें तो यहाँ अगर करंट को हम रेफरेंस मान रहे हैं, बात एक ही है, घुमाने का तरीका अलग है, तो यहाँ करंट से वोल्टेज 90 डिग्री लीड करता है। बात समझ आ गई, लीडिंग लैगिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब देखो ये कहानी थी वेक्टर डायग्राम की, तो यहाँ लैगिंग का कॉन्सेप्ट है और यहाँ पे लीडिंग का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब मेरी बात को देखो ध्यान से, इसको दिखा रहा हूं, अगर ये वोल्टेज का वेव शेप है, ठीक, ये वोल्टेज का वेव शेप है, तो फिर करंट का जो वेव शेप होगा, लैगिंग दिखाना ना मुझको, देखो, ठीक, ये देखिए, ठीक है, यहां से अब जब ये मैक्सिमम वैल्यू को है तब ये कितने पे, 0 पे, इसको समझ रहे ना। जब ये मैक्सिमम वैल्यू पे है, यहाँ कितना होता है, π/2 होता है ना, यही तो π/2, ठीक। तो जब ये मैक्सिमम वैल्यू पे है, वोल्टेज जब अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे है तो करंट किस पे, 0 पे, यानी वोल्टेज से 90 डिग्री क्या है, पीछे। लेकिन अभी हम इसी को इस शेप में दिखाते तो कैसे दिखाते, ये वोल्टेज है, सॉरी ये करंट है, अगर, क्योंकि हम अब यहाँ दिखा रहे हैं ये करंट है, तो वोल्टेज की कहानी क्या होती, ये इस तरीके से आता। इसका मतलब जब करंट 0 है तो वोल्टेज क्या है, 90, मैक्सिमम पा रहा, ठीक है। इतना आगे है, इतना 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 एंगल कितना होता है, π/2,
ये जीरो है, करंट जीरो है तो वोल्टेज 90 पे, यानी जब करंट आपके मैक्सिमम पे होती तब ये इतना 90 डिग्री, मतलब वोल्टेज क्या है, करंट से 90 डिग्री आगे चलेगा। ठीक, दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, समझ में आया। ये कहानी हो जाएगी किसकी, वोल्टेज की। छाप लो। चले बता दें। चलिए अब देखिए ध्यान से हमारी बात को। अब हम आते हैं पहली सर्किट पढ़ने, प्योर रजिस्टिव सर्किट। ठीक है, होगा क्या कि ये मान लीजिए कोई रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को एसी सप्लाई से संयोजित किया गया, इस रेजिस्टेंस को एसी सप्लाई से संयोजित किया गया। ठीक है, तो यहाँ से करंट आई फ्लो हो रही है और यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है रेजिस्टेंस के ग्राफ को मानना क्या है, VR। ठीक है, यहाँ पे जो आपने वोल्टेज लगा रखा है उसकी वैल्यू है V = Bm sin ओमेगा t। ठीक है, बात समझ में आ रही है। एक रेजिस्टेंस है जो कि एसी सप्लाई से हमने उनको कनेक्ट किया है, यहाँ करंट आई बह रही है और रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो कितना है आपका VR। तो अब देखो, अगर हम कहें कि भैया B = Bm sin ओमेगा t है, समीकरण 1 है, ये इक्वेशन नंबर 1। अब कह रहे हैं बोथ साइड रेजिस्टेंस से भाग दीजिए, बोथ साइड रेजिस्टेंस से भाग दीजिए, डिवाइडेड बाई R बोथ साइड। बोथ साइड मैंने क्या किया, R से भाग दीजिए, बिल्कुल कायदे से समझिएगा, एकदम समझ में आएगा, बहुत आसान है। तो V/R = V, अच्छा यहाँ अगर VR लिख ले तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इस वोल्टेज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ लिख लो। अब Vm/R sin ओमेगा t हो गया। ठीक है, अब जरा V/R की बात करें तो ये करंट कहाँ फ्लो हो रही है, रेजिस्टेंस में, तो वही करंट की वैल्यू हो गई I। ठीक, ये जो I फ्लो हो रही है इसकी वैल्यू आ गई I। ठीक है, मैक्सिमम वोल्टेज को अगर रेजिस्टेंस से भाग दोगे तो आपको क्या मिलेगी, मैक्सिमम करंट मिल जाएगी, Im हो गया, और उसके बाद में क्या आ जाएगा, साइन ओमेगा t। ये इक्वेशन नंबर 2। आप अभी समझ के आए हो, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को देख करके क्या लग रहा है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को देख के क्या लग रहा है कि भैया ना तो यहाँ कुछ घटा बढ़ा है ना तो यहाँ कुछ घटा बढ़ा है। यानी क्या है कि अगर रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो रेजिस्टेंस में वोल्टेज और करंट क्या हो गई, सेम फेज में हो गई, दैट मींस उनमें कोई कलांतर नहीं है, कोई फेज डिफरेंस नहीं है। तो इनको जब निकालेंगे हम तो इनका वेक्टर डायग्राम अगर बनाए तो वेक्टर डायग्राम कैसे बनेगा, देखिए ये अगर हमने वोल्टेज को रेफरेंस ले लिया, ये अगर हमने वोल्टेज को रेफरेंस लिया, ये ठीक है, ये आपका वोल्टेज हो गया VR, तो करंट भी ऐसे ही चल रही है, देखो ये क्या आ जाएगी IR। ठीक, अगर इनका वेव डायग्राम बनाए तो क्या मिल जाएगा, देखिए ये अगर आपका वोल्टेज है तो करंट भी सेम फेज में चल रही है भैया, कोई दिक्कत नहीं, देख रहे हैं ना।
तो ये आपका वोल्टेज, ये आपका क्या हो गया वोल्टेज, और ये आपकी क्या होगी करंट। ठीक, समझ में आ गया। अब यहाँ क्या लिखेंगे, सो रजिस्टिव सर्किट में, तो रजिस्टिव सर्किट में वोल्टेज एवं करंट सेम फेज में होते हैं, सेम फेज में होते हैं, सेम फेज में होते हैं। दैट मीन्स वोल्टेज एंड करंट में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता, कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है, नहीं होता है। अर्थात कलांतर को जनरली फाई से डिनोट करते हैं, तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। कलांतर हमेशा वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल बनता है वही कलांतर होता है। ठीक है, दैट मीन्स फाई इज इक्वल टू 0। इतना नोट करिए, फिर आगे दिखाएं। चले, मिटा दो भाई। स्पेशली ये TG2 यूपीपीसीएल की क्लास है। ठीक है, जेई जब पढ़ाएंगे तो इससे बहुत मॉडरेट पढ़ाएंगे। ठीक है, TG2 का पेपर हो जाए फिर जेई पढ़ाएंगे। अब देखो, पता नहीं, अगर हम पावर की बात करें, किसकी बात करें, पावर की बात करें, पावर तो कैसे निकालेंगे, पावर इन रजिस्टिव सर्किट, पावर इन रजिस्टिव सर्किट। ठीक है, तो पावर की बात करें तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनिएगा। तो P बराबर V इंटू आई होता है। ध्यान से सुनिए, जब हम इसमें चलते हैं एसी सर्किट में, तो याद रखना कि पावर की वैल्यू क्या होती है, तो ये होता है पावर की वैल्यू वोल्टता का, फिर से लिख दे रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना, वोल्टता का तात्क्षणिक मान, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको, तात्क्षणिक मान इनटू धारा का तात्क्षणिक मान, तात्क्षणिक मान। क्योंकि जब एसी में चलते हो ना बेटा, तो कलांतर लिया जाता है। जब आप एसी की बात करते हो ना, तो वहां पे पावर फैक्टर होता है, उस पावर फैक्टर को लिया जाता है। तो इसीलिए जब हम इनका गुणा करते हैं, तो आपसे कोई जनरली पूछे कि एसी में पावर बता दो भैया सिंगल फेज की, तो आप तुरंत कहोगे सर जी P बराबर VI cos फाई। ठीक है, तो या तो आप ये बोलो तब तो सही है, लेकिन अगर आपने वोल्टेज इंटू करंट कह दिया तो वो गलत है, क्योंकि तब यहाँ आपको ये बोलना है कि सर वोल्टता का तात्क्षणिक मान और धारा के तात्क्षणिक मान का जो गुणनफल होता है वही शक्ति होती है। अब जब आप इतना बोल दिए तो इसमें क्या कलांतर ऑलरेडी लगा हुआ है। मेरी बात समझ में आ रही, मतलब इसमें कलांतर है। अभी मान लीजिए रजिस्टिव सर्किट पढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन अभी इंडक्टिव होता है या कैपेसिटिव होता है तो क्या होता, तो ये आप याद रखिएगा कि जब भी आप बोलेंगे पावर, अगर इतना आप बोल रहे हैं तो आपको पावर फैक्टर बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, यहाँ देखिए, तो यहाँ पे जरा बात करते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू क्या थी, V वोल्टेज की वैल्यू रखिए, Vm sin ओमेगा टी इंटू Im sin ओमेगा टी। ये I की, ये V की वैल्यू है, ये I की वैल्यू है। ठीक है, यहाँ से क्या मिलेगा बेटा, Vm Im दोनों बाहर ले लो तो क्या मिल गया, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। मैं बहुत अंदर आपको लेके नहीं चल रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ कि सीख जाओ, जान जाओ बस। Vm Im साइन स्क्वायर ओमेगा टी, दो का गुणा करो, दो का भाग करो, यहाँ से निकल के आएगा 1/2 Vm Im
2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब एक बात समझो, cos 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको इधर भेज दो, इसको इधर ले आओ, तो यहाँ से 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर अगर आप निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 1 माइनस cos 2 थीटा। लाओ यहाँ जरा वैल्यू रख दो, तो आपको मिलेगा क्या, बराबर 1/2 Vm Im। ठीक, क्या मिल जाएगा, 1 माइनस cos 2 थीटा। ठीक, या 2 ओमेगा टी, या 2 ओमेगा टी। ठीक है, इनको और सॉर्ट आउट करो जरा, तो आपके पास आएगा क्या, 1/2 Vm Im माइनस 1/2 Vm Im cos 2 ओमेगा टी। इतना छापो जरा, मैं ऊपर बताऊं क्या। हो गया, मिटा दो। चले, ऊपर का मिटा रहा हूँ। थोड़े दिन और आप लोग परेशानी कर लीजिए, बहुत जल्द डिजिटल बोर्ड बनवाने वाला हूँ, जल्दी बन जाएगा आपका। सब्सक्राइबर बढ़ा लो, जिस दिन ऑनलाइन आने लगेंगे उसी दिन बोर्ड बदल जाएगा। ठीक है, बात समझ रहे ना आप लोग। तब जिस दिन मैं ऑनलाइन आने लगा यूट्यूब पे, उसी दिन आपको डिजिटल बोर्ड पे मिलूंगा। ठीक है, अब आपका काम है कितना जल्दी आप करते हैं। देखिए, फिर बात करें पावर की। बेटा ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से सुनिएगा, क्योंकि कोई बताता नहीं है ये, और आपको अभी तक पढ़ाया भी नहीं जाता है, बस वहीं तक ले आए वोल्टेज और करंट तक, बस कहानी खत्म। पावर की कहानी देखिए, P बराबर 1/2 आपके पास आया था Vm Im माइनस 1/2 Vm Im cos 2 ओमेगा टी। ये तो है, ठीक है। अब यहां से देखिए, एक पार्ट ये है पावर का, ध्यान से सुनो, मैं ऐसे कर रहा हूं, दूसरा पार्ट ये है। ठीक है, एक पार्ट आपका ये है, दूसरा पार्ट आपका ये है। तो इसमें कास लगा है, क्या लगा है, कास लगा है। तो कास का जब आप ग्राफ खींचते हो तो कुछ इस तरीके से जाता है ना। तो मतलब जितना माइनस उतना प्लस, तो औसत वैल्यू का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, और जो ये वाली वैल्यू आई है P बराबर 1/2 Vm इंटू Im। ठीक, इसको अगर हम लिखें बेटा तो इसको क्या लिख सकते हैं, Vrms इंटू Irms। ठीक है, नहीं समझे क्या, करके दिखाओ। इसको कैसे लिख सकते, देखो 1/2 को हम लिख दें √2 इंटू √2, कोई दिक्कत। ठीक है, और क्या है Vm इंटू Im। तो यहाँ से आपने, मैंने एक स्टेप स्टार्ट आउट किया, आप नहीं समझ पाएंगे, Vm/√2 इंटू Im/√2 लिख सकते हैं कि नहीं। यही तो आरएमएस वैल्यू है, ये वोल्टेज का आरएमएस मान और करंट का आरएमएस मान, यही शुद्ध पावर होती है, यही शुद्ध पावर होती है। यानी प्योर रेजिस्टिव सर्किट में वोल्टेज और करंट के आरएमएस मान का गुणनफल ही क्या होता है, पावर होती है, जो कि धनात्मक होती है। और एक कंपोनेंट ये मिलता है, अभी मैं पूरा आपको वेव शेप दिखाता हूँ कैसे इनका खींचा जाता है। तो ये पावर जो हमको मिली है, यही धनात्मक पावर है। यानी कहने का मतलब है कि रेजिस्टिव सर्किट में औसत पावर का मान वोल्टेज का आरएमएस मान और करंट के आरएमएस मान के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक, ये कहानी हो गई, नोट करिए तो बताएं। इसको बोला जाता है बेटा, अगर आपको समझ में आए तो इसको बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ पावर, रियल पार्ट
ऑफ पावर, शक्ति का वास्तविक मान, इसे बोलते हैं पल्सेटिंग मान। क्या बोला जाता है? पल्सेटिंग वैल्यू, वैल्यू ऑफ पावर। पल्सेटिंग का मतलब जितना प्लस होगा उतना ही माइनस होगा, औसत निकालेंगे आप, उसकी वैल्यू ऑलरेडी शून्य आ जाएगी। ठीक है, इसको करिए, फिर मैं बताता हूँ आपको एक चीज। चले आगे। ठीक है, जैसे ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ बेटा, क्योंकि आप कहते हो कि सर जी, जैसे आपने पढ़ा भी होगा, आपने पढ़ा होगा कि सर इंडक्टर में पावर का मान शून्य होता है, इंडक्टर में पावर का मान शून्य होता है। बहुत लोग कहते हैं, मास्टर साहब भी पढ़ाते हैं, कहते हैं कैपेसिटर में पावर का मान शून्य होता है, लेकिन वो औसत पावर का मान शून्य होता है। ठीक है, किस मान का शून्य होता है? औसत मान की पावर का मान शून्य, मतलब पावर के औसत मान का मान शून्य होता है। तो यहाँ से देखो जरा, अब पूरा बेस सिर्फ एक साथ दिखा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा हमारी बात। ठीक है, कई कलर में दिखा दूँ ना। ये हो गया वोल्टेज, ठीक, ये क्या हो गया? वोल्टेज। ये आपकी हो गई करंट, ठीक, ये हो गया वोल्टेज, ये हो गई करंट। एक आपके पास दो पावर आई थी, याद कर लीजिए। एक आपने निकाला है P बराबर बी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, मैं इसको पीछे प्रूव किया, ठीक है। दूसरी पावर आई थी माइनस, चाहे ऐसे भी लिख लो, उनको भी लिख लीजिए, बी आर एम एस इंटू आई आर एम एस cos 2 ओमेगा टी। इतनी पावर आई थी आपके पास। तो मेरी बात को ध्यान से सुनिए, ठीक है। मेरी बात को ध्यान से सुनिए बेटा, ये जो पार्ट आया है ये धनात्मक ही तो है, वो तो ऋणात्मक कहीं हो नहीं रहा है। तो आपको एक पावर ये मिल रही है, क्योंकि क्या केवल धनात्मक धनात्मक ही चल रही है। ध्यान से मेरी बात को सुनो, ठीक है। तो ये पावर आपको ये मिल रही है, ठीक। तो ये कहानी है किसकी? ये आपके रियल पावर की कहानी है, रियल पावर, जिसकी वैल्यू कितनी है? P बराबर बी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। तो इसीलिए रेजिस्टेंस में औसत शक्ति क्या होती है? खपत होती है, मतलब उसमें औसत शक्ति शून्य नहीं होती। अब दूसरी बात देखो ध्यान से, जो अगली पावर वाला आया है माइनस के साथ cos ओमेगा टी की, उसकी कहानी जरा देखिए। रुक जाइए, पेन बदल दें। हाँ, उसकी कहानी कुछ इस तरीके से चलेगी बेटा, ठीक। ये देख रहे हैं ना, ये ठीक। ये क्या हुआ? ये पावर है किसकी? इसी में बता रहा हूं, हर जगह नहीं बताऊंगा, इसलिए ध्यान से सुनिए। माइनस बी आर एम एस इंटू आई आर एम एस cos 2 ओमेगा टी, ठीक है। तो जितना माइनस उतना प्लस, जितना माइनस आगे फिर उतना प्लस। तो इसकी औसत वैल्यू क्या आ गई? P बराबर क्या आ गया? 0। तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट में जो पावर की वैल्यू आती है वो क्या आती है? P इज इक्वल टू बी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। यही पावर औसत शक्ति का मान होता है, ठीक है। ये फिगर सबको समझ में आया? ये कहानी प्योर होती है किसकी? तो ये बात क्लियर हो गई, पावर का खेला समझ गए आप रजिस्टिव सर्किट में। मतलब एक हमें पॉजिटिव पावर मिलती है जिसकी वैल्यू होती है वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस,
दूसरी पावर भी मिलती है, दूसरा कंपोनेंट वो होता है पल्सेटिंग, जो कि ये निगेटिव से चालू हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव चालू, तो इसका एक पार्ट वो क्या होता है, फास्ट होने के कारण, पल्सेटिंग होने के कारण वो शून्य हो जाता है। बात क्लियर होगी, समझ में आ गया? चलिए मिटा दें इसको। देखिए, तो एक बात और आती है, वो है पावर फैक्टर। बीच में बताते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ से पढ़ाते चले ज्यादा ठीक है। तो एक परिभाषा इसकी ऐसे जानिए, वोल्टेज और करंट, वोल्टेज एंड करंट के बीच उत्पन्न कलांतर की ऊर्जा को शक्ति गुणक, शक्ति गुणक कहते हैं। बात को समझिए, मान लीजिए वोल्टेज आपका ये है, करंट आपकी ये है, ठीक है, इनके बीच में 45 डिग्री का कोण बन रहा है, तो यहाँ पे जो cos 45 होगा ना, वही क्या है, पावर फैक्टर, वही क्या है, पावर फैक्टर। वोल्टेज और करंट के बीच उत्पन्न कलांतर को क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर कहा जाता है। अभी यही आप जान के चलिए, आगे जब हम चलेंगे तो फिर पावर फैक्टर को और मॉडिफाई रूप में समझाएंगे, कई परिभाषाएं। वोल्टेज और करंट के बीच में उत्पन्न कलांतर की ऊर्जा को शक्ति गुणक कहते हैं, ठीक है। अब देखिए अपने मुद्दे पे आइए, ये हो गया ठीक। देखिए अब बात को समझिए, P बराबर, यहाँ पे अभी रजिस्टिव सर्किट में आपने वोल्टेज की इक्वेशन पे दिया था V इक्वल टू बी एम साइन ओमेगा टी, I को आपने दिया I इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे अगर हम आपसे पूछें, फिर आपने ये भी पढ़ा था कि सर ये वोल्टेज और ये करंट है, तो क्या इनके बीच कलांतर कितना है, पीछे से बढ़ के आ रहा कितना, 0, फाई की वैल्यू कितना, 0, यानी जो फेज डिफरेंस है उसकी वैल्यू कितना है, 0। तो जब 0 हो गया तो कोज्या आकाश 0 की वैल्यू कितनी आएगी, 1, ठीक है। तो कहेंगे क्या कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट में या प्रतिरोधी परिपथ में शक्ति गुणक का मान इकाई होता है। चाहे ऐसे बोले चाहे ऐसे बोले कि रेजिस्टिव सर्किट में वोल्टेज और करंट के बीच कलांतर 0 होता है, इसलिए वहां पे शक्ति गुणक का मान इकाई होता है, ठीक। हो गया, ठीक है। अब ये सर्किट में जितना समय लगा है, आपको इंडक्टिव सर्किट या कैपेसिटिव सर्किट इन सब में इतना समय नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ आपको सिखाना था, ठीक है। सेम फेज क्या होता है समझ गए, लैगिंग क्या होती है वो समझ गए, लीडिंग क्या होती है वो समझ गए, ठीक है। आप वेक्टर डायग्राम बनाना समझ गए, आप वेव शेप में आप कैसे बनाओगे डायग्राम वो समझ गए, ठीक है। पावर कैसे निकालेंगे वो समझ गए, पावर फैक्टर कैसे निकालेंगे वो समझ गए। तो ये सब कहानियां आप बढ़िया अच्छे से जान गए। तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट की बात करें, जो निष्कर्ष निकल के आया है, तो वो निकल के बेटा ये आया है कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट में वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते हैं, दैट मींस उनमें कोई कलांतर नहीं होता है। फिर उसके बाद वो एक साथ साथ चलते हैं। अगर आप रेजिस्टेंस में पावर निकालेंगे, रेजिस्टेंस में पावर आप निकालेंगे, तो आप कहेंगे कि सर जी यहाँ धनात्मक शक्ति प्राप्त होती है, धनात्मक औसत शक्ति प्राप्त होती है, जिसका मान P बराबर वोल्टेज के आरएमएस मान और करंट के आरएमएस मान के बराबर होता है, ठीक है। एक पल्सेटिंग पावर प्राप्त होती है जिसका औसत मान कितना होता है, 0 होता है। तो आपने पूरे पावर वोल्टेज करंट के साथ पावर का पूरा ग्राफ पढ़ा, पूरा वेव शेप आपको दिखा दिया, ठीक है। फिर आप पावर फैक्टर आए, तो आपने देखा रजिस्टिव सर्किट में कि पावर फैक्टर की वैल्यू इकाई होती है, क्योंकि वोल्टेज और करंट के बीच में 0 डिग्री का कोण बनता है। तो ये कहानी यहीं फिनिश होती है, कल मुलाकात होगी इंडक्टिव सर्किट के साथ। थैंक यू।